नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम सूरदास जी के पद शीर्षक के पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करेंगे जो क्लास 10 से है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट 1 करके प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न करके एक पद दिया गया है, इस पद की हमें हिंदी व्याख्या करनी है। सबसे पहले आपको इसमें संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर इसके बाद व्याख्या लिखनी है और इसके बाद काव्यगत सौंदर्य लिखना है। यहाँ पर इसकी व्याख्या करने के लिए आपको सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसके बाद इसकी ससंदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करना है। इसकी व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम संदर्भ हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से संदर्भ हेडिंग डालने के बाद इसमें लिखेंगे, यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ पर ये हमारा संदर्भ लिखने का पहला तरीका हो गया। इसके अलावा आप सरल भाषा में दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। यहाँ पर एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पर शीर्षक लिखा है वहाँ पर शीर्षक ही लिखना, पाठ मत लिखना, और जहाँ पर रचयिता लिखा है वहाँ पर रचित या रचयिता ही लिखना, क्योंकि ये पद्यांश है और पद्यांश में रचित और रचयिता डाला जाता है और गद्यांश में लेखक या लिखित लिखा जाता है। वो गद्यांश है, ये पद्यांश है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रश्न की ये आपकी पहली हेडिंग होती है और इस प्रश्न के आपको 4 के 4 नंबर मिलते हैं 4 हेडिंग्स के लिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको संदर्भ बहुत ही अच्छे से लिखना है, कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला संदर्भ बहुत ही अच्छे से पढ़ता है। यहाँ पर अच्छी तरीके से संदर्भ लिखने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। याद रहे प्रसंग भी आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, क्योंकि प्रसंग भी बहुत ही अच्छे से पढ़ा जाता है, क्योंकि प्रसंग में यह बताया जाता है कि आगे व्याख्या में किस घटना का जिक्र है या किस घटना का वर्णन किया गया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रसंग हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर प्रसंग में हम लिखेंगे, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रसंग लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरह से काले पेन से हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस पद्य की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद हमारा अगली हेडिंग आती है काव्यगत सौंदर्य। एक बात यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि काव्यगत सौंदर्य आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, क्योंकि व्याख्या पर कॉपी चेक करने वाला ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन लास्ट की हेडिंग काव्यगत सौंदर्य पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देता है। इसलिए आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये हेडिंग काव्यगत सौंदर्य में 3-4 पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य, और यहाँ पर पॉइंट 1 में लिखेंगे, श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है, कवि का भक्ति भाव अनुकरणीय है। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट 2 में लिखेंगे, भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस भक्ति, शब्द शक्ति लक्षणा। याद रहे यहाँ पर आपको कम से कम 4 पॉइंट बहुत ही अच्छे से लिखने हैं, क्योंकि इसका भी आपको 1 नंबर मिलता है। अतः इसी के साथ साथ इस पद्यांश के चारों हेडिंग्स कंप्लीट होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। उम्मीद करता हूं कि इस पद्यांश की व्याख्या आपके समझ में अच्छे से आई होगी। यहाँ पर इतना कुछ लिखने के बाद हम दूसरे पद्यांश की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह का ये दूसरा पद्यांश है। यहाँ पर भी आपको पहले की तरह इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर इसके बाद ससंदर्भ सहित इसकी व्याख्या करना है। एक बात यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रहे कि वहाँ पर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पद की व्याख्या करनी होती है, जिसके आपको 4 के 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन वो आपको आपके काव्य खंड से कोई भी
पद हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से हर एक पद की तैयारी करके जाना है, ताकि वहाँ पर अगर कोई भी पद आपके सामने दिखाई दे तो आप उसकी अच्छे से ससंदर्भ व्याख्या कर सकें और आपको उसके 4 के चारों नंबर पूरे के पूरे मिल सकें। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का दूसरा पद है, इसको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर इसके बाद इसकी ससंदर्भ व्याख्या करना है। यहाँ पर इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद पहली हेडिंग डालेंगे संदर्भ। यहाँ पर भी आपको संदर्भ में पहले की तरह अच्छे से संदर्भ लिखना है और फिर इसके बाद प्रसंग व्याख्या काव्यगत सौंदर्य लिखना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से संदर्भ हेडिंग डालेंगे काले पेन से और इसके बाद लिखेंगे, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। अन्यथा इसके अलावा आप दूसरी तरीके से अपनी भाषा में भी संदर्भ लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। यहाँ पर संदर्भ लिखने का आइडिया हमने आपको 2 तरीके से बता दिया है। आपको इसमें से जो अच्छा लगे, जो अच्छे से याद हो जाए, वो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपको संदर्भ बहुत ही अच्छे से लिखना है, क्योंकि वहाँ पर कॉपी चेक करने वाला संदर्भ अच्छे से पढ़ता है, प्रसंग भी अच्छे से पढ़ता है और फिर व्याख्या पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, फिर लास्ट का काव्यगत सौंदर्य अच्छे से पढ़ता है। इसलिए आपको यहाँ पर संदर्भ बहुत ही अच्छे से लिखना है और फिर इसके बाद यहाँ पर हम अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। यहाँ पर कुछ इस तरह से अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग और प्रसंग में यहाँ पर हम लिखेंगे, इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर की लीला के गाने को ही श्रेष्ठ बताया है। एक बार इसे और देख लेते हैं। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर की लीला के गाने को ही श्रेष्ठ बताया है। यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रसंग लिखने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे व्याख्या। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रहे कि प्रसंग भी आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, क्योंकि प्रसंग के माध्यम से ही ये बताया जाता है कि आगे की व्याख्या में किस चीज़ का वर्णन हुआ है। इसलिए आपको प्रसंग अच्छे से लिखना है। कॉपी चेक करने वाला प्रसंग ही अच्छे से पढ़ता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे व्याख्या और व्याख्या में हम यहाँ पर लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं प्रकट कर सकता, वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव किया करता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर की बात है। इसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई आकृति है, न उसकी कोई निश्चित विशेषता है, न जाति और न वह किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार से पहुँच के बाहर है। इसी कारण सभी प्रकार के विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद गाना अधिक उचित समझा है। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस पद की भी व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आती है हमारी अगली हेडिंग काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर कुछ इस तरह से अच्छी तरह से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य और काव्यगत सौंदर्य में हम यहाँ पर लिखेंगे भाषा साहित्यिक ब्रज अलंकार अनुप्रास गुण प्रसाद रस भक्ति और शांत शैली मुक्तक। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस पद की भी व्याख्या समाप्त होती है। यहाँ पर भी आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य 4 की चारों हेडिंग्स कंप्लीट हो गई। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है
कि जब आप वहाँ पर उत्तर लिखेंगे तो वहाँ पर ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी कि जो आपको संदर्भ होगा वो अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए और जो प्रसंग होगा वो भी अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। व्याख्या में आपको कोई बात नहीं, थोड़ा गड़बड़ होगा तो चलेगा, लेकिन लास्ट का जो काव्यगत सौंदर्य है वहाँ पर भी आपको रस, छंद, अलंकार, ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए और अच्छी तरह से वहाँ पर लिखना। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसे आप नहीं भी लिखते हैं तो अगर 4-5 बार सुन लेंगे तो भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।